हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलाम पर। आज नेक्स्ट क्लास में हम पीछे वाली जो क्लासेस चल रही थी उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, हालांकि आपके पास पहुँच गई होगी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। ओके, तो ज्योग्राफी के 350 के आसपास पद आए हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए आप लोगों को, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड कंटेंट मतलब वीडियोस फॉर्म में आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। और हो सकेगा तो हम आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय गवाते हुए। हमने पढ़ लिया था, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं पहले। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये हमने भूगोल का अर्थ देख लिया था, उसकी परिभाषाएं देख ली थी। भूगोल का उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया था। भूगोल की प्रकृति हमने देख ली थी, ठीक है। भूगोल की प्रकृति एवं संकल्पनाएं दोनों हमने देख ली थी। इसके अलावा भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो भी हमने देख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। आज का टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। मतलब आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अप्रोच मतलब उपागम। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ का हम यूज़ करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी मतलब ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम कौन कौन सी अप्रोचेज का यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच की बात आती है क्रमबद्ध अप्रोच की, उपागम की, मतलब जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच की पहले परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है। इस उपागम में किसी भौगोलिक तथ्य का संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, कोई भी एक भौगोलिक तथ्य हमारे पास होगा। जैसे मान लो हमने एक भौगोलिक तथ्य लिया जिसका नाम है पर्वत। इस भौगोलिक तथ्य का हमने संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करना है, किसी एक रीजन से। जैसे कई बार हमने देखा है ना कि राजस्थान के जो पर्वत हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, एशिया के पर्वतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ना करके, ऐसे डिवाइड ना करके हम एक पर्वत ये तथ्य उठाएंगे और इस पर्वत तथ्य को पूरी पृथ्वी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी पर्वत होंगे उन पर्वतों की क्या क्या विशेषताएं होंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो अप्रोच होती है कि किसी एक भौगोलिक तथ्य को चूज़ कर लिया जाता है और उसे पूरी पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, और वही अप्रोच कहलाती है सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। यह अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष की सीमाओं में बंधा नहीं होता है। इस तरह से सीमाओं में नहीं बंधा होता, ना ही तो राजस्थान की, ना ही भारत की, ना ही एशिया की, या फिर अदर कोई ऐसे एरिया की सीमाओं में बंधा होता है। बल्कि ये जो अप्रोच होती है, ये जो अध्ययन होता है, वो पूरे विश्व पर केंद्रित होता है। एक तथ्य को उठाएंगे और पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में उसे स्टडी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे जब हम विश्व में नदी प्रक्रम के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम अफवाह के प्रतिरूपों, नदी प्रक्रम के जीवन चक्र तथा इससे निर्मित स्थलाकृतियों और इनके वितरण का संपूर्ण विश्व के संबंध में, ये ध्यान रखना, संपूर्ण विश्व के संबंध में अध्ययन करते हैं। जैसे एक नदी के बहाव और उससे बनने वाली भूमियों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में कैसे देखा जाता है, इस पर विचार करना ही क्रमबद्ध उपागम कहलाता है।
यानी कि किसी एक तथ्य को उठाया जाता है और उसे पूरे विश्व के संबंध में अध्ययन कर लिया जाता है। ऐसी अप्रोच को हम सिस्टमेटिक अप्रोच करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं वर्तमान काल में, मतलब मॉडर्न काल में, आधुनिक काल में इस अप्रोच, इस अध्ययन पद्धति का उपयोग जो है वो हम्बोल्ट ने किया था। हम्बोल्ट ने अपनी स्टडी में सिस्टमेटिक अप्रोच का उपयोग किया था। या ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ज्योग्राफी में सिस्टमेटिक अप्रोच का जो यूज़ है वो किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था। ठीक है। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? यह उपागम उन स्थितियों में आवश्यक होता है जहां हमें किसी भौगोलिक प्रक्रिया या तत्व का विस्तृत और व्यापक समझ चाहिए। जहां पर हमें पर्वतों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए और इसके बारे में व्यापक समझ जहां पर चाहिए होगी, वहां पर यह सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई जाएगी। इससे हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखने और समझने का मौका मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अप्रोच की बात करते हैं हम, प्रादेशिक उपागम। पहली जो उपागम था वो था क्रमबद्ध उपागम यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच, और दूसरी जो अप्रोच है वो है रीजनल अप्रोच। उसमें क्या था? उसमें एक तथ्य को उठाया गया था और उस तथ्य को पूरी पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन कर लिया गया था। अब इसमें क्या करेंगे हम अर्थ को कई प्रदेशों में डिवाइड करेंगे, कई प्रदेशों में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और इन प्रदेशों को अध्ययन करेंगे। ठीक है। परिभाषा क्या है? इस उपागम में किसी भौगोलिक तथ्य का प्रादेशिक इकाई के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। एक भौगोलिक तथ्य है पर्वत, इसका हम अध्ययन करेंगे। हम कह सकते हैं कि राजस्थान के पर्वतों के बारे में अध्ययन है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन है, हिमालयन जो रीजन है वहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में अध्ययन है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि टर्शियरी माउंटेन जो है हिमालय वाले, उनके बारे में अध्ययन है, नॉर्थ अमेरिका के पर्वतों के बारे में अध्ययन है। इस तरह से एक भौगोलिक तथ्य को हम प्रादेशिक इकाई की सीमाओं में बांध करके और उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। यह इकाई प्राकृतिक या राजनीतिक किसी भी तरीके की हो सकती है। जो ये प्रादेशिक इकाई हम चूज़ कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती है। या तो वो किसी देश की बाउंड्री हो सकती है जैसे भारत में हो गया, या वो किसी प्राकृतिक बाउंड्री में हो सकती है जैसे उत्तरी मैदान की हम बात करें तो उत्तरी मैदान में किसी एक फीचर को लेकर के हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इकाई जो है वो प्राकृतिक भी हो सकती है या फिर राजनीतिक भी हो सकती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आपके सामने, हिमालय क्षेत्र की किसी भौगोलिक विशेषता का अध्ययन प्राकृतिक प्रादेशिक इकाई का अध्ययन कहलाता है। मतलब यहाँ पर हम प्रकृति, हिमालय की जो प्रकृति है वो देख रहे हैं, हिमालयन पूरा रीजन देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हिमालय नेपाल वाला हिमालय है या फिर हम भूटान वाले हिमालय की बात करें, ऐसा कोई हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल प्राकृतिक प्रादेशिक इकाई की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता की बात कर रहे हैं, किसी एक भौगोलिक विशेषता की। ठीक है। इसी प्रकार भारत एक राजनीतिक इकाई है, तो भारत की किसी भौगोलिक विशेषता का अध्ययन राजनीतिक प्रादेशिक इकाई का अध्ययन कहलाता है। क्योंकि भारत की क्या होती है? फिक्स बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री से बाहर हम नहीं जा सकते। अगर हमें भारत के बारे में स्टडी करनी है तो भारत के किसी प्रादेशिक इकाई के बारे में, भौगोलिक विशेषता के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है। तो भारत की भौगोलिक विशेषता का अध्ययन राजनीतिक प्रादेशिक इकाई हो गया और हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता का अध्ययन प्राकृतिक प्रादेशिक इकाई हो गया। ठीक है। यहाँ पर बात करें आधुनिक काल में जर्मन भूगोलवेत्ता रीटर ने प्रादेशिक इकाइयों को अध्ययन का आधार बनाया। क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत किसने की थी आधुनिक काल में? वो नाम आता है हम्बोल्ट का। ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन विधि। और यहाँ पर बात आती है प्रादेशिक उपागम की बात आती है। तो प्रादेशिक उपागम को किसने उपयोग किया था? रीटर ने। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रादेशिक उपागम। मॉडर्न ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कौन थे? जर्मन ज्योग्राफर रीटर, कार्ल रीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। महत्व क्या है इस प्रादेशिक उपागम का? इस उपागम का महत्व विशेष रूप से तब होता है जब हमें किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्टताओं और समस्याओं को समझना हो।
हम देखें कि हमें उत्तरी मैदान की कुछ समस्याएं हैं, इनको अगर समझना है तो हम इस उत्तरी मैदान को एक प्रादेशिक इकाई मानेंगे और उस समस्या को स्टडी करेंगे, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि हमें इस रीजन की विशेषताओं का अध्ययन करना है, विशिष्टताएं, तो हम उत्तरी मैदान की विशिष्टताओं का अध्ययन करेंगे कि इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, तराई क्या होता है, वो केवल इसी रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रादेशिकता होती है, यह हमें स्थानीय परिस्थितियों और उनकी विशिष्टताओं के संदर्भ में अध्ययन करने का मौका देता है। ये महत्व ध्यान रखना, महत्व से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, उदाहरणों से भी प्रश्न बनते हैं और परिभाषाओं से भी प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दो अप्रोच हमने पढ़ी ज्योग्राफी की स्टडी के लिए। तीसरी जो अप्रोच यहाँ पर यूज़ की जा रही है वो है ज्योग्राफी की स्टडी के लिए ऐतिहासिक उपागम, मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू ज्योग्राफी की स्टडी कैसे की जाएगी वो देखते हैं। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले इस उपागम की। तो इस उपागम में किसी भौगोलिक तथ्य का, कोई भौगोलिक तथ्य होगा, इस भौगोलिक तथ्य का अध्ययन जो है वो समय के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में किया जाता है? समय के संदर्भ में किया जाता है कि पास्ट में इस भौगोलिक तथ्य की क्या विशेषताएं रही हैं और वर्तमान तक आते आते, प्रेजेंट टाइम तक आते आते इस भौगोलिक तथ्य में किस तरीके के हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो इन परिवर्तनों की श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला का ही हम अध्ययन कौन सी अप्रोच का यूज़ करके कर सकते हैं? हिस्टोरिकल अप्रोच का, जिसमें इस तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास प्रक्रिया को समझा जाता है कि पास्ट से प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में इसका स्वरूप अलग था, वर्तमान टाइम में इसका स्वरूप अलग है, तो ये स्वरूप किस तरीके से परिवर्तित हुआ, ये जो विकास है वो कैसे हुआ, इस तरह की जो स्टडी होती है उस हिस्टोरिकल अप्रोच को हम हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है आप लोगों के लिए यहाँ पर कि किसी नदी घाटी के विकास का अध्ययन करते समय हम उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं और उस नदी के द्वारा बनाए गए भौगोलिक स्वरूपों और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं कि पहले इस नदी का ये नदी कैसे उत्पन्न हुई, इसने कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाए, नदी घाटी यहाँ पर कैसे विकसित हुई, इस घाटी में कौन कौन से भौगोलिक स्वरूप हुए और इस घाटी की चौड़ाई पहले क्या थी, लंबाई पहले क्या थी, अब क्या हो गई है, इस नदी की लंबाई क्या थी पहले, अब क्या हो गई है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन हुए हैं उनको समय के साथ पढ़ा जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच में। उपभाग, कौन कौन से उपभाग है हिस्टोरिकल अप्रोच के? इस आधार पर ऐतिहासिक उपागम को दो भागों में बांटा जाता है। ये जो आधार है, इस आधार पर ऐतिहासिक उपागम को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है उत्पत्ति मूलक उपागम और एक है विकासात्मक उपागम, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई उसके लिए भी एक हिस्टोरिकल अप्रोच देखी जाती है और उत्पत्ति होने के बाद उसका विकास कैसे हुआ ये भी हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज़ करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मानव का उद्भव, मानव का उद्भव, अब ऐसा तो है नहीं कि रात को 12 बज रहे थे और 12 बजे एकदम से कुछ चमत्कार हुआ और मानव की उत्पत्ति हो गई। इस मानव के उद्भव में भी कुछ एक प्रक्रियाएं थी वो शामिल हुई, कुछ एक रासायनिक प्रक्रियाएं थी, कुछ एक जैविक प्रक्रियाएं थी। तो इस तरीके की जो स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं उत्पत्ति मूलक उपागम। और जब उद्भव हुआ मानव का तो उस मानव का विकास कैसे हुआ, प्राचीन मानव किस तरीके से रहता था, उसका रहन सहन क्या था, कौन कौन सी जलवायुवीय दशाओं में वो रहता था, और वर्तमान मानव की दशाएं क्या है, वो सब हम पढ़ते हैं विकासात्मक उपागम में, ठीक है। तो महत्व क्या है इस उपागम का वो हम देखते हैं। इस उपागम का महत्व तब होता है जब हमें किसी भौगोलिक तथ्य के विकास और परिवर्तन को समझना हो। किसे समझना हो? किसी भौगोलिक तथ्य के विकास और विकास के साथ साथ उसमें परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी विकास होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन के साथ साथ विकास हो, क्योंकि परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, परंतु विकास हमेशा सकारात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भौगोलिक तथ्य के विकास और परिवर्तन को समझना हो
तब इस उपागम का हम महत्व समझ सकते हैं। यह हमें भौगोलिक तथ्य के इतिहास और उनके समय के साथ बदलने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि किस किस तरीके से वह भौगोलिक तथ्य परिवर्तित हुआ। चलिए नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं। 4 नंबर की अप्रोच यहाँ पर देखते हैं। ये अप्रोच है चौथे नंबर की, क्षेत्रीय उपागम या क्षेत्रीय भिन्नता उपागम। ये अप्रोच भी यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं एरियल डिफरेंशियल अप्रोच, एरियल डिफरेंशिएशन या एरियल डिफरेंशियल अप्रोच। इसकी परिभाषा देखते हैं कि ये उपागम क्या कहता है। इस उपागम के अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक तथ्यों की अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली विशेषताओं में अंतर को आधार बनाया जाता है। ठीक है, कुछ एक भौगोलिक तथ्य हैं। अब ये भौगोलिक तथ्य अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इन अलग अलग स्थानों में पाए जाने वाले इन भौगोलिक तथ्यों की विशेषताएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी। हालांकि कुछ एक विशेषताएं समान हो सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है, इनमें कौन सी विशेषताएं अलग है, वो विशेषताएं हमें यहाँ पर देखनी है। कौन सी विशेषताएं अलग होती है, उन अलग विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। वो जो अंतर है, विशेषताओं में जो अंतर है, उस अंतर को आधार बनाया जाता है और उसी अप्रोच को हम कहते हैं क्षेत्रीय भिन्नता उपागम। उदाहरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग, फसल उत्पादन, जनसंख्या वितरण आदि का अध्ययन करना है। यहाँ पर एक भौगोलिक तथ्य है भूमि उपयोग। जैसे मान लो यहाँ पर एक भौगोलिक तथ्य क्या है, भूमि उपयोग। यहाँ हमारे पास 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। अब इस क्षेत्र में भूमि उपयोग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पर तो खेती की जा रही है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े शहर डेवलप किए जा रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, केवल यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने में काम आता है। तो उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है इस क्षेत्र का, तो ये हो गया अंतर। ठीक है, फसल उत्पादन को भी हम देख सकते हैं कि एक एरिया में फसल उत्पादन अधिक होता है, दूसरे एरिया में फसल उत्पादन कम होता है। दूसरी फसल का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर एरिया में फसल उत्पादन किया ही नहीं जा रहा है। जिसके अलावा जनसंख्या वितरण का अंतर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पर कम है। तो इस तरह की जो अंतर है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो क्षेत्रीय भिन्नता उपागम के तहत ही किया जाता है। महत्व क्या है, यह उपागम हमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं और उनकी भिन्नताओं को समझने में मदद करता है। कैसे, यह अप्रोच क्या करती है कि भाई साहब यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, तो ये कम और ज़्यादा का अंतर क्यों देखने को मिलता है, ये विशेषताओं का अध्ययन करने के हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कौन कौन सी आइडियल कंडीशन है, क्या वो कंडीशन यहाँ पर है, अगर यहाँ पर नहीं है इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, अगर यहाँ पर आइडियल कंडीशन है इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं और उनकी भिन्नताओं को समझने में मदद करती है हमें क्षेत्रीय भिन्नता उपागम। यह जो उपागम है वो हमें नीति निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह नीति निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक रीजन में अगर अच्छी कंडीशन है, दूसरे रीजन में अगर अच्छी कंडीशन नहीं है, तो इस रीजन में भी अच्छी कंडीशन लाने के लिए हमें पहले इस रीजन की स्टडी करनी पड़ेगी और फिर इस स्टडी के अनुसार हम क्या करेंगे, नीति निर्माण करेंगे और क्षेत्रीय विकास की योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, तो ये महत्व हो गया, महत्व ध्यान रखिएगा, उदाहरण ध्यान रखिएगा और परिभाषा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां उपागम, भूदृश्य उपागम, इसे हम कहते हैं लैंडस्केप अप्रोच। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। इस उपागम के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। यहाँ पर अध्ययन का जो आधार बनेगा वो भूदृश्य बनेंगे। भूदृश्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, हमने कल भी देखा था, प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य। इन्हीं भूदृश्यों को आधार बना करके जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन अप्रोच को हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप अप्रोच कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानव निर्मित भूदृश्यों का अध्ययन। जैसे पर्वतों के अगर बारे में हम अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक भूदृश्य का अध्ययन हो गया। नदियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक भूदृश्य का अध्ययन हो गया। जंगल के बारे में अध्ययन हम करते हैं तो वो प्राकृतिक भूदृश्य का अध्ययन हो गया।
इसके अलावा किसी शहर के बारे में अध्ययन हम करते हैं तो शहर कौन बसाता है? मानव ही बसाता है। तो ये सांस्कृतिक भूदृश्य हो गया, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भूदृश्यों को आधार बना करके जो अध्ययन किया जाता है वो हम कह सकते हैं भूदृश्य उपागम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्वत पर हमें बर्फ़ देखने को मिल रही है। अब उस पर्वत की इस बर्फ़ के बारे में जो स्टडी करेंगे हम कि बर्फ़ कितनी पड़ रही है, कौन-कौन से सीज़न में पड़ रही है, फ्रेश स्नो यहाँ पर कितनी है, ओल्ड स्नो यहाँ पर कितनी है, स्नो यहाँ पर वीक है या स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर डिज़ास्टर यानी कि मैं कहूँ तो एवलांच आने के कितने चांसेस हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना। ये तो सिंपली एक उदाहरण बताया है मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भूदृश्यों को अध्ययन का आधार बनाया जाता है, ठीक है। महत्व क्या है? यह उपागम हमें किसी क्षेत्र के समग्र भूदृश्य और उसके विकास को समझने में मदद करता है। जैसे मान लो किसी जगह पर वाटरफॉल है, अब वाटरफॉल, ठीक है, इसके साथ साथ इसके नीचे हम देखते हैं कि प्लंजी पूल भी है, ठीक है। तो ये जो विकास हुआ है वाटरफॉल का, प्लंजी पूल का, ये जो भूदृश्य हुआ है, बना है यहाँ पर, इसका विकास हुआ है, इसके बारे में जो स्टडी मिलती है हमें, वो हम इस भूदृश्य उपागम के तहत करते हैं। यह उपागम हमें पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है कि पास्ट में इस पर्यावरण में किस तरीके की कंडीशन थी, वर्तमान में इस पर्यावरण में किस तरीके की कंडीशन है, क्या ये वर्तमान में जो कंडीशन है वो अच्छी है या बुरी है, अगर अच्छी है तो इसका किस तरीके से प्रबंधन किया जाए कि ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है उपागम, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी उपागम। इकोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पर देखी जाती है। 5 अप्रोचेस हमने पढ़ लिए, 6वीं अप्रोच हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। इसके अंतर्गत भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले, पहली बात तो यहाँ पर की जा रही है, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले भौतिक व जैविक घटकों के बीच की अंतर्क्रिया को, भौतिक व जैविक घटकों के बीच की अंतर्क्रिया को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। भाई पारिस्थितिकी की बात हो रही है तो पारिस्थितिकी में भौतिक एवं जैविक घटक, या फिर मैं कहूँ अजैविक और जैविक जो घटक होते हैं, अजैविक और जैविक जो घटक होते हैं, इनके बीच का अंतर संबंध ही देखा जाता है, ठीक है। और वो अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाता है। तो ये अजैविक और जैविक घटकों के बीच की जो अंतर क्रिया है, इसको जब आधार बना करके हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो उस अप्रोच को हम कहते हैं पारिस्थितिकी उपागम कहा जाता है, या इकोलॉजिकल अप्रोच हम कह सकते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवन और मानव गतियों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। कोई मानव गतिविधि है, वो मानव गतिविधि इन सब से कैसे प्रभावित हो रही है, इन सब का इंटरेक्शन इस मानव गतिविधि के साथ कैसे हो रहा है, इस तरीके का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को हम पारिस्थितिकी उपागम अध्ययन के तहत कर सकते हैं। महत्व क्या है? यह उपागम पर्यावरणीय संतुलन, जैव विविधता और संसाधनों के स्थायी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम देख सकते हैं कि कौन कौन से संसाधन हैं, उनका हम किस किस तरीके से सस्टेनेबली उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, पर्यावरण संतुलन हम कैसे बनाए रख सकते हैं, उसके लिए हमें पारिस्थितिकी उपागम या फिर मैं कहूँ इकोलॉजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, महत्व, उदाहरण और परिभाषा। नेक्स्ट है अवस्थितिकी विवेचन उपागम। अवस्थितीय विवेचन उपागम, या फिर सिंपली मैं कहूँ लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच। इस अप्रोच का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है औद्योगिक भूगोल के अंदर। इस अप्रोच का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है औद्योगिक भूगोल के अंदर। और औद्योगिक भूगोल सिंपली हम जानते हैं कि आर्थिक भूगोल का ही एक पार्ट है, आर्थिक भूगोल का ही एक पार्ट है।
तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल में सबसे ज़्यादा लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच का यूज़ करते हैं कि कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं पर्टिकुलर जगहों पर ही क्यों होती है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। इसके अंतर्गत किसी भौगोलिक तथ्य पर विभिन्न अवस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस संदर्भ में अध्ययन किया जाता है कि कौन सा भौगोलिक तथ्य कौन सी अवस्थिति में, उसकी लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, इसकी लोकेशन ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, उसकी लोकेशन टुंड्रा रीजन में है। उन लोकेशन का उस भौगोलिक तथ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं उदाहरण के लिए किसी शहर के स्थान के संदर्भ में भी, कोई शहर कहाँ पर क्यों बस रहा है। जैसे बहुत सारे शहर हैं अपने भारत में या विश्व में जो नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं, रिवर बैंक पर बसे हुए हैं, वो वहीं पर क्यों बसे हुए, उनकी लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से उस लोकेशन से प्रभावित होती है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो लोकेशन से कैसे प्रभावित हो रही है। सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में अलग जनसंख्या मिलेगी, ट्रॉपिकल एरियाज़ में अलग मिलेगी, टुंड्रा रीजन में अलग मिलेगी। परिवहन नेटवर्क के लिए भी लोकेशन की ज़रूरत होती है। पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, मैदानी क्षेत्र में अच्छे से विकसित हो पाता है। तो ये लोकेशन का ही तो प्रभाव है। ठीक है, आदि का अध्ययन हम करते हैं। महत्व क्या है, यह उपागम शहरी नियोजन, परिवहन प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। शहर का नियोजन हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच का यूज़ करके। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा अप्रोच का काम। आगे लास्ट में देखते हैं, इन उपागमों का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक समस्याओं और तत्वों को समझने, उनका विश्लेषण करने और उनकी योजना बनाने में किया जाता है। सिंपल बात है भाई, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफिकल स्टडी के जो अप्रोच वाला, मतलब भौगोलिक अध्ययन के जो उपागम है, इस उपागम का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो इस उपागम का हम बहुत सारी भौगोलिक समस्याएं, उनको जो तथ्य हैं उनको समझने में, उनका विश्लेषण करने में, उनकी योजना बनाने में हम कर सकते हैं। प्रत्येक उपगम का यहाँ पर अपना महत्व और अपनी एक मुख्य विशिष्टता होती है, जो अध्ययन के उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार चुना जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन के अनुसार हम देखते हैं कि इस अध्ययन में कौन कौन सी उपागम का उपयोग किया जाएगा, कौन कौन सी अप्रोच का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका अप्रोच का काम भी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक एमसीक्यू, पिछली जो 3 क्लासें हैं उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ एक एमसीक्यू लेके आया हूँ। लास्ट वाले एमसीक्यू का आपको खुद को आंसर कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सिंपल जो है क्वेश्चन है, भूगोल के किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट और रीटर। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है हिकेटियस का, हिकेटियस का नाम नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने दिया था। तो बहुत सारे विद्वान जो हैं वो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता मानते हैं। हालांकि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हिकेटियस ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर एक परिभाषा देखी थी हमने, भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ज्योग्राफी इज इकोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये हमने देखा था। ये संदर्भ किस विद्वान से संबंधित है, तो सिंपली आपको बताना है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा है। 4 ऑप्शन है, रिचथोपेन, H बैरोज, इमैनुअल कांट, यहाँ पर कांट कर लेना, और रिचर्ड हार्टशॉन। तो ध्यान रखना, H बैरोज जो है, इन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत मैं सिंपली अगर कहूँ आपको इंग्लिश में, तो टेरेस्ट्रियल यूनिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो सिद्धांत था वो किसने प्रस्तुत किया था। सिंपली मैं कहूँ, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो सिद्धांत था
वो श्रेय जाता है वाइडल डीला ब्लाश को। किसको जाता है? वाइडल डीला ब्लाश को। लेकिन जर्मन विद्वान भी थे और भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत में अपना विश्वास दिखाया था, और जिनमें से एक है हम्बोल्ट। इन्होंने टेरेस्ट्रियल यूनिटी वाला जो सिद्धांत था इसमें अपना विश्वास दिखाया था। बाकी टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है अगर उसकी बात की जाए तो वो किसने दिया था? ब्लाश ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपागम में भौगोलिक तत्वों के विकास और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि भौगोलिक तत्वों के विकास और परिवर्तन का जो अध्ययन है वो किस उपागम में किया जाता है? तो ऐतिहासिक जो उपागम होता है इसमें भौगोलिक तत्वों के विकास की बात की जाती है और उनमें परिवर्तन की बात की जाती है। आपको बताया था पास्ट में कोई भी भौगोलिक तथ्य की स्थिति कैसी थी, प्रेजेंट में किसी भौगोलिक तथ्य की स्थिति कैसी है, इसमें जो परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वो विकासात्मक और परिवर्तनात्मक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस उपागम को कौन सा उपागम कहेंगे? हम कहेंगे ऐतिहासिक उपागम। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक भूगोल के अध्ययन में किस विषय का समावेश नहीं है? यहाँ पर बात की जा रही है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी के अध्ययन में किस विषय का समावेश नहीं है? 4 यहाँ पर सब्जेक्ट दी गई है। जनसंख्या भूगोल मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक भूगोल के अध्ययन के विषय है। सांस्कृतिक परिदृश्य सामाजिक भूगोल का ही अध्ययन विषय है। भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे हम कहते हैं GIS, और इसके अलावा शहरीकरण भी सामाजिक भूगोल का ही एक विषय है। तो GIS जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में आ जाता है, ठीक है। तो सामाजिक भूगोल का इससे कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, भूगोल का अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर आधारित है? भूगोल का अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हम कह सकते हैं। मात्रात्मक अध्ययन भी हमने पढ़े हैं, गुणात्मक अध्ययन भी हमने पढ़े हैं। अगर यहाँ पर सिंपली वर्ड आता मानव भूगोल का अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर आधारित है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होता D। लेकिन यहाँ पर केवल भूगोल दे रखा है, ठीक है। तो हम इसका राइट आंसर क्या करेंगे? B करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूगोल में क्षेत्रीय, ये लास्ट क्वेश्चन है, भूगोल में क्षेत्रीय विकास का अध्ययन किस उप विषय के अंतर्गत आता है? क्षेत्रीय विकास की बात की गई यहाँ पर, क्षेत्रीय विकास की। तो आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए था लास्ट वाला क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। इन 3 क्लासों में हमने पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं 3 क्लासों में। देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। भूगोल का अर्थ हमने पढ़ लिया, भूगोल की परिभाषाएं हमने पढ़ ली, भूगोल का उद्देश्य हमने पढ़ लिया, भूगोल की प्रकृति एवं संकल्पनाएं हमने पढ़ी हैं, भूगोल का विषय क्षेत्र हमने पढ़ा है, ज्योग्राफिकल स्टडी में कुछ एक अप्रोचेज़ यूज़ की जाती है वो हमने पढ़ी हैं, और लास्ट में हमने कुछ एक MCQs देखे हैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो ओवरऑल जो कंटेंट था वो हमने 3 क्लासों में इसे कवर कर लिया है। जो ज्योग्राफिकल स्टडी का बेस होता है कि ज्योग्राफी को स्टडी क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में जो मैंने आंसर पूछा है उसका आप जवाब देंगे कमेंट में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगामी जो RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासें हैं, फर्स्ट ग्रेड की क्लासें, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।